नमस्कार दोस्तों, नॉन स्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी की रचना किसने की? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी की रचना एक अज्ञात यूनानी लेखक ने की, जो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने हिंद महासागर की यात्रा की और यहाँ के तट और सभी बंदरगाहों की यात्रा की और यहाँ से होने वाले व्यापार और यहाँ की स्थिति के बारे में वर्णन किया है। जो इसने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी में अपने वर्णन को एकत्रित किया है और इसे समुद्री व्यापार की गाइड के रूप में जाना जाता है और यह एक इम्पॉर्टेंट विदेशी स्रोत है। इससे दक्षिण भारत के बंदरगाहों एवं जो रोमन साम्राज्य है, इनसे होने वाले व्यापार की विस्तृत जानकारी मिलती है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी से, जो कि एक अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसने अपने यात्रा वृत्तांत को इसमें लिखा है, लेकिन इसका नाम ज्ञात नहीं हो पाया है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो जो फाहियान है, ये एक चीनी यात्री था। जो फाहियान है, एक चीनी यात्री था। चीन से ये भारत आया था और जब ये भारत आया था उस समय पर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, इसका शासन काल था भारत में। तो विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान है, ये भारत आया था। और ये क्यों आया था? ये भारत इसलिए आया था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान एकत्रित करने के लिए भारत आया था। किस लिए आया था? जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान को एकत्रित करने के लिए ये भारत आया था। और विशेष तौर पर जो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक है, विनय पिटक की प्रति की तलाश में ये भारत आया था। जो फाहियान है, कहाँ से? चीन से आया था। और इसने जब ये अपने देश चीन लौटा, जब फाहियान अपने देश वापस चीन लौटा, तो इसने एक यात्रा वृत्तांत फो क्यूब की इसकी रचना की। इसमें इसने अपने यात्रा वृत्तांत को एकत्रित किया। इससे हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में यहाँ की सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, उनके जो सामाजिक स्थिति थी कैसी थी। तो इसके फो क्यूब की यात्रा वृत्तांत किसके? फाहियान के। इससे हमें गुप्तकालीन साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जो कि चीनी यात्री था। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो जो फाहियान है, हमने अभी डिस्कस किया, फाहियान एक चीनी यात्री था, चीन से भारत आया था और बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको एकत्रित करने के लिए भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि एक गुप्त शासक हैं गुप्त साम्राज्य के, इनके शासनकाल में ये भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री हुएनसांग है, इसने भारत की यात्रा की और ये भी जो बौद्ध
धर्म है इससे संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको एकत्रित करने के लिए ये इसने भारत की यात्रा की और बौद्ध ग्रंथों की खोज भी की। कम से कम 13 से 14 वर्ष तक ये भारत में रहा और 2 वर्ष तक इसने क्या किया, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ से इसने शिक्षा ग्रहण की। और जब ये वापस अपने देश लौटा जब ये वापस अपने देश चीन लौटा तो इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उसको नाम दिया सी यू की के नाम से। हुएनसांग ने सी के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और इससे सी से हमें 7वीं सदी का जो भारत है उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। उस समय की संस्कृति सभ्यता कैसी थी और हर्षवर्धन की जीवनी भी हमें इसकी सी से मिलती है। और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसके शासनकाल में शैक्षणिक व्यवस्था कैसी थी, इस सभी की जानकारी हमें सी से मिलती है, जो कि हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत है और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुह्मा कहकर संबोधित किया है? तो जो अरब यात्री है सुलेमान, इसने पाल साम्राज्य को रुह्मा कहकर संबोधित किया है। जो सुलेमान है यह एक अरबी सौदागर था। यह कौन था? एक अरबी सौदागर था, व्यापारी था ये। और ये भारत आया था और भारत में इसने भारत के सारे समुद्री तटों का चक्कर लगाया और इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा। जब ये भारत आया था उस समय प्रतिहार शासक मिहिर भोज के शासनकाल में ये भारत आया था। मिहिर भोज के शासनकाल में ये भारत आया और इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत एक ग्रंथ में रचना की। उसका नाम है सिलसिला उत तवारीख। क्या? सिलसिला उत तवारीख। सिलसिला उत तवारीख किसने? सुलेमान ने एक यात्रा वृत्तांत एक ग्रंथ में संग्रहित किया। उसका नाम है सिलसिला उत तवारीख। और रुहिमा कहकर इसने पाल साम्राज्य को संबोधित किया। हाँ, और गुर्जर प्रतिहारों को इसने जजर की संज्ञा दी। इस यात्रा वृत्तांत से हमें भारत के संबंध में बहुत से साम्राज्यों की जानकारियाँ मिलती हैं। इससे हमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजाओं का वर्णन मिलता है। इसने लिखा है कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनके पास सबसे अच्छे घोड़े थे। तो इस तरह हमें भारतीय इतिहास की जानकारी इस जो सुलेमान का यात्रा वृत्तांत है सिलसिला उत तवारीख, जो ये ग्रंथ है, इससे हमें जानकारी मिलती है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो जो अल-बरूनी है वो महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो जो अल-बरूनी है जो महमूद गजनबी के साथ ही ये भारत आया था। अल-बरूनी का जो पूरा नाम है वो है रेहान मोहम्मद इब्न अल-बरूनी। रेहान मोहम्मद इब्न अल-बरूनी, जिसे हम केवल अल-बरूनी के नाम से जानते हैं। इसका जन्म है जो उज्बेकिस्तान, जन्म इसका कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। अल-बरूनी का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। महमूद गजनबी ने इसे राज्य में ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। और जब महमूद गजनबी भारत आया तो इसे भी अपने साथ लेकर के आया था। इसने
जो अलबरूनी है इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज। तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, तारीख-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद, ये सारे नाम इसके एक ही ग्रंथ के हैं। इससे हमें भारतीय जो इसका ये जो ग्रंथ है तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद, इससे भारतीय इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इससे हमें उस समय के भारतीय समाज की जानकारी मिलती है, उस समय की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान। इसने प्रामाणिकता के आधार पर इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। तो जो अलबरूनी की पुस्तक है किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अलबरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो इब्न बतूता है ये एक अफ्रीकी यात्री है। अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था। भारत ये कहाँ से आया था? मोरक्को, जो कि एक अफ्रीकी देश है। और जब ये भारत आया उस समय भारत में शासन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता ने इसे काजी के पद पर नियुक्त भी किया था। किसको? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया था और ये आया था लगभग 1333 ईस्वी में ये आया था और 1342 तक, जब तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था और जब तक चीन नहीं भेजा था तब तक ये काजी के पद पर ही नियुक्त रहा। हाँ, इसका ग्रंथ है जिसका नाम है रहला, जो कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। इसने अपने सारे अनुभव यात्रा के इस रहला नामक ग्रंथ में संग्रहित किए हैं। इससे हमें जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके जीवन, शासनकाल, राजधानी परिवर्तन, जब इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनकी राजधानी इन्होंने दिल्ली से कहाँ पर? दौलताबाद परिवर्तित कर दी थी। इसकी जानकारी हमें इसके यात्रा वृत्तांत से मिलती है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इब्न बतूता है दक्षिण अफ्रीकी देश मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा सहरूक के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो जो अब्दुल रज्जाक हैं इसने जो विजयनगर के देवराय द्वितीय थे इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। जब ये अब्दुल रज्जाक भारत आया तो सबसे पहले ये कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट। और कालीकट के राजा जो कालीकट पहुंचा सबसे पहले और यहाँ राजा थे जामोरिन और इन्होंने इसका स्वागत किया और 3 वर्ष तक जो अब्दुल रज्जाक है यहीं रहा कालीकट। इसके बाद जो अब्दुल रज्जाक है विजयनगर की यात्रा की। इसके बाद ये विजयनगर गए और लगभग 6 महीने तक यहीं पर रहे और उस समय वहाँ विजयनगर का जो शासक था वो था देवराय द्वितीय।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में और पुरातत्व निरीक्षक के पद पर पुरातत्व निरीक्षक इसके पद पर नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब अवकाश ग्रहण कर लिया 1885 ईस्वी में इन्होंने अपने इस पद से अवकाश ग्रहण कर लिया, तो इसके बाद इनके इसी पद को संभाला जॉन मार्शल ने। अलेक्जेंडर कनिंघम हैं जो पुरातत्व विभाग में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जब दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो इन दोनों ही पुरातात्विक खुदाई के वक्त जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत मुद्रा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका ये ऑप्शन दोनों ही सही हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है, अब इसमें दो ऑप्शन ये दिए हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन और मुद्राओं का अध्ययन, क्योंकि मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स ही है। एशिया माइनर में स्थित बोगाज़कोई का महत्व है। तो जो बोगाज़कोई है इसका महत्व क्यों है? जो कि एशिया माइनर अर्थात आधुनिक तुर्की, एशिया माइनर आधुनिक तुर्की वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बोगाज़कोई अभिलेख है। तो इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जो बोगाज़कोई अभिलेख है जो कि आधुनिक तुर्की में स्थित है, उससे हमें 4 वैदिक देवताओं का उसमें उल्लेख किया गया है। 4 वैदिक देवताओं में कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी। इन 4 देवताओं का उल्लेख हमें इस अभिलेख बोगाज़कोई अभिलेख से इन 4 देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी या नास्तस्य, इनका उल्लेख हमें किससे मिलता है? बोगाज़कोई अभिलेख से। और इसी अभिलेख के अध्ययन के आधार पर यह इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि जो आर्य हैं यहीं के मध्य एशिया के निवासी थे। तो बोगाज़कोई का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ के अभिलेख से 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों का पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला जो अंग्रेज था वह थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी लिपि थी जो दाएं से शुरू की जाती थी ऐसे और बाएं लिखी जाती थी? तो वो लिपि थी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है वो किसके लिए संदर्भित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो जो हेलियोडोरस का अभिलेख है, स्तंभ लेख है, जो कि बेसनगर विदिशा जिले, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बेसनगर में स्थित है, वो किसके लिए समर्पित है? केवल वासुदेव के लिए। जो हेलियोडोरस है वो जो वैष्णव धर्म है उससे बहुत प्रभावित था और इसने अपने आप को भागवत भी कहा और इस स्तंभ में इसकी जानकारी मिलती है और इसने भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को स्वीकार भी कर लिया था। यह इससे बहुत ही प्रभावित था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो उड़ीसा राज्य के पुरी में उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख। दरअसल उड़िया भाषा में जो उड़िया भाषा होती है उसमें गुफा को कहा जाता है गुम्फा। क्या कहा जाता है? गुम्फा, उड़िया भाषा में। जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित। इससे हमें पता चलता है कि जो खारवेल हैं कलिंग नरेश, ये जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण दे रखा था और ये स्वयं भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और इससे हमें जो कलिंग नरेश हैं उनके प्रशासन, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। इसी के साथ ही आज का हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं। तो देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।